नमस्कार, डीबी न्यूज में आपका स्वागत है। डीबी न्यूज में हम बात करेंगे आज की तमाम खास खबरों की। तो खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 5 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में दंगे, अराजकता और गुंडागर्दी हुआ करती थी, लेकिन अब राज्य में शांति है। इसी के साथ अपराधियों को चेतावनी देते हुए सीएम योगी ने कहा कि अराजकता और आपको बता दें, उन्होंने कहा कि अराजकता और गुंडागर्दी के लिए कोई जगह नहीं है। समाज का हर वर्ग विकास के साथ आगे बढ़ रहा है। और क्या कुछ बोले सीएम योगी, आइए सुनते हैं। उत्तर प्रदेश को देश की छठी अर्थव्यवस्था बनने में 70 साल लगे और हमने उत्तर प्रदेश को मात्र 5 वर्ष में, जिसमें से 2 वर्ष तो कोरोना जैसी महामारी से जूझते हुए व्यतीत किए, मात्र इन 5 वर्षों में हम उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बना दिए हैं। इच्छा शक्ति होनी चाहिए, कार्य करने की एक मजबूत इच्छा शक्ति और हर चुनौती से जूझने की एक प्रवृत्ति होनी चाहिए, वो हमें निरंतर हमारा मार्ग प्रशस्त करेगी। और उत्तर प्रदेश में सब संभव है। उत्तर प्रदेश यही उत्तर प्रदेश है। जिस उत्तर प्रदेश में आज से 5 साल पहले दंगे होते थे, गुंडागर्दी होती थी, अराजकता फैलती थी, आज उत्तर प्रदेश में सर्वत्र शांति है, सौहार्द है। अराजकता, गुंडागर्दी के लिए कोई जगह नहीं है। हर एक तबका आज विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके एक नई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ आगे बढ़ रहा है। जब इस स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ आगे बढ़ रहा है तो हमारे शिक्षण संस्थानों को भी, विश्वविद्यालय हो, महाविद्यालय हो, इन सब को भी इस स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ जुड़ने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश अगर हर एक फील्ड में आगे बढ़ रहा है तो कोई कारण नहीं कि हम भी उस स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का हिस्सा न बन जाएं। बन सकते हैं। हमें भी अच्छे विश्वविद्यालय देने होंगे, अच्छे शिक्षण संस्थान देने होंगे, अच्छे चिकित्सा संस्थान देने होंगे, अच्छे तकनीकी संस्थान देने होंगे। और उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी होगा वह वर्ल्ड क्लास होगा। इस संकल्प के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। और इसलिए सरकार के पास आज किसी प्रकार के संसाधनों की कमी नहीं है। फिजूल खर्ची के लिए कोई पैसा हमारे पास नहीं है, लेकिन हां, हर एक व्यक्ति की जरूरत को पूरा करने के लिए और उसकी आवश्यकता के अनुरूप उस प्रकार के प्रचुर संसाधन सरकार के पास हैं। सरकार उसमें सहयोग देना चाहती है, सहयोग करना चाहती है, आपका सहयोग भी लेना चाहती है। और उस सहयोग के साथ, एक टीम वर्क के साथ, जब उत्तर प्रदेश 25 करोड़ जनता बोलती है तो 25 करोड़ की आवाज एक स्वर में उत्तर प्रदेश के विकास के लिए जब निकलती है तो उत्तर प्रदेश की ताकत बनती है। ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है, हमारी पूंजी है। लोग बोलते थे कोरोना में इतनी बड़ी आबादी को कैसे संभालेंगे। मैं कहता था हमारी ताकत 25 करोड़ की आबादी है। सब मिलकर के कार्य करेंगे तो हम कोरोना को भी परास्त कर देंगे। लोग कहते थे कि आपके यहां 1 करोड़ प्रवासी कामगार और श्रमिक वापस आएंगे, कैसे संभालेंगे। मैं कहता था इसकी चिंता आपको नहीं करनी है। 25 करोड़ की आबादी है, 1 करोड़ और आ जाएगी, कोई असर नहीं पड़ने वाला है, कोई असर नहीं पड़ने वाला है। वे प्रवासी कामगार और श्रमिक कहीं बाहर के नहीं है, यहीं यूपी के ही रहने वाले हैं, तो अपने घर आ रहे हैं। ये हमारे लिए उनकी प्रतिभा और उनकी स्किल का लाभ उठाने का एक अवसर है। हम उनका स्किल मैपिंग करेंगे, उनको यहीं काम पे लगाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने उन्हें लावारिस छोड़ा था उन प्रदेशों में आज वहां के उद्योग बंद हो गए, वहां के कारोबार चरवा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। धार्मिक कार्यक्रमों के दौरान हुए बवाल के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस अलर्ट है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फरमान का पालन कराने में जुटी है। सीएम योगी के फरमान के आगे पुलिस ना तो भारतीय जनता पार्टी की सुन रही है और ना ही उन्हें नियम तोड़ने की छूट दे रही है। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के मेरठ में सामने आया है। दरअसल मेरठ में बीजेपी के एक स्थानीय नेता और थाना प्रभारी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बीजेपी नेता थाना प्रभारी से माता का जागरण करने की बात कह रहे हैं, लेकिन थाना प्रभारी कह रहे हैं कि वह जागरण नहीं होने देंगे क्योंकि रमजान चल रहा है और यह मुस्लिम इलाका है, इसलिए जागरण रमजान के बाद करवाएं। क्या है पूरा मामला वो भी आपको बताते हैं।
मामला मेरठ के थाना सिविल लाइन थाने के हाशिमपुरा का है, जहां एक जागरण किया जाना था। इसको लेकर के बीजेपी के स्थानीय नेता दीपक शर्मा ने थाना प्रभारी सिविल लाइन से फोन पर बात की थी। थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और वहां पर भी उनसे बीजेपी नेता ने जागरण करने की बात कही, जिस पर थाना प्रभारी ने कहा कि वह किसी भी कीमत पर बिना अनुमति के कार्यक्रम नहीं होने देंगे। इस पर बीजेपी नेता दीपक शर्मा ने कहा कि जागरण तो होकर रहेगा, अगर तुम्हारे बस की हो तो जागरण रोक कर दिखा देना। जागरण तो होकर रहेगा। बीजेपी नेता और थाना प्रभारी के बीच काफी देर तक बहस होती रही। थाना प्रभारी ने कहा कि संविधान से देश चल रहा है और मेन रोड पर वह कतई जागरण नहीं होने देंगे। आइए आपको भी दिखाते हैं ये वीडियो। कानून के मुताबिक करने आया हूँ और बिना अनुमति यहाँ नहीं होने दूंगा। और बताइए आप, बिना अनुमति जागरण नहीं होने दूंगा यहाँ। चलिए ये मुस्लिम माहौल पूरा मुस्लिम है, यहाँ मुस्लिम है। एक मिनट सुनिए इंस्पेक्टर साहब, सुनिए अनुमति आप सुनिए आप मेरी बात सुनो। हमें आपसे कोई अनुमति नहीं मिली। हाँ तो मान और हम यहाँ जागरण 2 तारीख की रात में करने जा रहे हैं। तो आप करिए। आप बस करेंगे। मैंने आपसे कम मना नहीं, आपको बुलाया था मान सम्मान के लिए। आप हमारे ही कार्यकर्ता की हमारे सामने जो है कोई बात नहीं, मेरे सामने कोई बात नहीं। पंडित जी मैं आपके बुलाने से आया, मेरे आप बुलाने से आए हो ना, तो मेरे आप सुनिए मेरी बात। आपने कहा कि मैं होने नहीं दूंगा, बिना अनुमति मैं बिना अनुमति के करूंगा। तो आप करिए, मैं कैसे रोक करूँ अगर आप बिना अनुमति। सुनिए मेरी बात, सुनो, आप वीडियो बनवा रहे हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मैं जागरण को 2 तारीख में करने जा रहा हूँ और 2 तारीख की रात को करेंगे। और सुनिए, किसी के घर में अगर कोई औलाद पैदा होगी तो उसकी परमिशन पुलिस से चाहिए नहीं। बस बात खत्म। हम परमिशन भी नहीं डाल रहे हैं। मत डालिए, आपका अपना मामला मत डालिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा का उलटफेर मामला गोंडा जिले में देखने को मिल रहा है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जहां उत्तर प्रदेश में अवैध बिल्डिंग पर बुलडोजर चला रहा है, वहीं जनपद गोंडा में जिले में बैठे आला अधिकारियों की मिलीभगत से बड़ा खेल खेला जा रहा है। आपको बताते चले कि आवास विकास कॉलोनी में घर के नक्शे पर कमर्शियल बिल्डिंग का निर्माण का भरमार है, जहां अधिकारियों की साठगांठ से कई ऊंची कमर्शियल बिल्डिंग और हॉस्पिटल बना दिए गए। खबर यूपी के गोंडा जिले के सदर तहसील के अंतर्गत आवास विकास की है, जहां आवास विकास के अधिकारियों की मेहनत इतनी ईमानदारी से होती है कि रेजिडेंशियल प्लाटों पर अवैध बिल्डिंग का भंडार लगा हुआ है। आवासीय नक्शे पर अवैध रूप से कई ऊंची बिल्डिंग बनी दिखी। इतना ही नहीं, फर्जी तरीके से आवासीय कॉलोनी में कमर्शियल बिल्डिंग बना दी गई। अधिकारियों की साठगांठ से आवास विकास आवासीय कॉलोनी में कमर्शियल बिल्डिंग का भरमार देखने को मिल रहा है। वहीं इस पूरे प्रकरण में जिलाधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार के संज्ञान में आते ही टीम गठित कर सिटी मजिस्ट्रेट को जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं डीएम ने सख्त तेवर में कहा कि बनाए गए अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई होगी। वहीं जो इसमें सम्मिलित अधिकारी हैं उन्हें शासन लेवल से लेकर विभागीय लेवल तक कार्रवाई होगी। ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि आवास विकास कॉलोनी में कई कमर्शियल बिल्डिंग बन गए हैं और अवैध नक्शे पास हुए हैं, तो उसके लिए एक कमेटी बनाई गई है सिटी मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में। उसमें जांच होगी। जांच में अगर कोई भी अधिकारी कर्मचारी दोषी पाया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को भी लिखा जाएगा और जो हमारे स्तर से कार्रवाई हैं वो यहाँ की जाएगी। अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र के उस्मानगढ़ इलाके में जमीन के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया गया। यहां करोड़ों रुपए की जमीन उस्मान द्वारा कब्जे में ले ली गई थी। तालाब की जमीन को पाट कर उस्मान ने वहां अपने नाम से कॉलोनी बसा दी थी। आज यहां पुलिस प्रशासन पहुंचा, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर करोड़ों रुपए की जमीन को मुक्त कराया गया। बताया जा रहा है कि यह अवैध निर्माण 25 वर्षों से यहाँ बना हुआ था। ये मकान तालाब की जमीनों पर बने हुए थे। प्रदेश में प्रशासन लगातार अवैध जमीनों को कब्जा मुक्त करा रहा है। सरकारी संपत्तियों पर बन रहे निर्माण पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लगातार की जा रही है। इसी क्रम में आज बुलडोजर ने एक बार फिर से करोड़ों रुपए की जमीन को कब्जा मुक्त कराया है। पुलिस फोर्स के साथ गाजियाबाद के एसपी देहात डॉक्टर इरज राजा और एसडीएम विनय कुमार सिंह मौके पर पहुंचे। इसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई प्रारंभ की। एसडीएम सदर विनय कुमार सिंह ने बताया कि माननीय न्यायालय से आदेश के मुताबिक मकान तोड़ने के पहले ही इन मकानों को नोटिस दे चुके हैं। उस्मान और उसके 2 भाइयों पर पहले ही मुकदमा दर्ज है। अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन आज इन मकानों को ध्वस्त कर रहा है। 2 मकानों को और चिन्हित किया गया है, उन पर अभी कोर्ट ने स्टे ले लिया है, लेकिन अवैध निर्माण पर लगातार कार्रवाई जारी है। आज तालाब की जमीन पर इन 3 मकानों को ध्वस्त किया गया है। ये करोड़ों रुपए की जमीन कब्जा मुक्त कराई गई है।
भलसवा लैंडफिल साइट पर आग के मामले में दिल्ली सरकार ने एक्शन लिया है। सरकार ने नॉर्थ एमसीडी पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं उत्तरी दिल्ली में भलसवा लैंडफिल साइट पर आज लगातार तीसरे दिन भी आग बुझाने के लिए दमकल कर्मियों के प्रयास जारी हैं। अधिकारियों का कहना है कि आग पर पूरी तरह से काबू पाने में कम से कम 1 दिन का समय और लगेगा। अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 4 गाड़ियां काम कर रही हैं। दरअसल भलसवा लैंडफिल साइट पर मंगलवार शाम को भयानक आग लग गई थी। कई वीडियो में घने धुएं से आसमान का रंग काला पड़ गया था। आसपास के निवासियों ने बुधवार शाम को कहा कि घने धुएं के कारण उन्हें बेहद तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। एक दमकल अधिकारी ने कहा, मौजूदा समय में दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर काम कर रही हैं। आग पर काबू पाने के लिए कम से कम 1 दिन का और समय लगेगा। हमारी टीमें इसे बुझाने के लिए 24 घंटे काम कर रही हैं। अधिकारी ने बताया कि निवासियों ने गले में खराश, आंखों में खुजली, सांस लेने में तकलीफ की शिकायत बताई है और आग लगने के कारण का भी पता नहीं चल पाया है। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि तापमान बढ़ने से कूड़े के ढेर में मीथेन गैस बनती है जो अत्यधिक ज्वलनशील होती है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को राजधानी में स्थित लैंडफिल साइट पर आग लगने की घटनाओं के लिए नगर निगम में भ्रष्टाचार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी शासित नगर निकाय को कचरे के पहाड़ों को साफ करने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल करना चाहिए था। भलसवा लैंडफिल साइट के पास कूड़ा पीने वाले बच्चों के लिए बाल संसाधन केंद्र ज्ञान सरोवर स्कूल को 1 सप्ताह के लिए बंद कर दिया गया है क्योंकि क्षेत्र में घने धुएं का गुबार फैला है। बता दें कि इस साल पूर्वी दिल्ली की गाजीपुर लैंडफिल साइट पर आग लगने की 3 घटनाएं हुई हैं, जिसमें 28 मार्च की एक घटना भी शामिल है जिसे बुझाने में 50 घंटे से अधिक का समय लग गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों के लिए एक नियम सेट कर दिया है। योगी ने मंत्रियों से कहा है कि 5,000 से ज्यादा के महंगे उपहार नहीं ले। दरअसल उन्होंने अपने मंत्रियों की 3 माह में संपत्ति की घोषणा के मौखिक निर्देश ही नहीं दिए, बल्कि उन्हें लिखित में आचरण संहिता उपलब्ध करवाई है और मुख्यमंत्री योगी का मंत्रिमंडल के सहयोगियों को निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी मंत्री को 5,000 रुपए से अधिक मूल्य के उपहार या प्रतीक चिन्ह नहीं लेना चाहिए। इससे महंगा उपहार राज्य सरकार की संपत्ति समझा जाएगा, उसे ट्रेजरी में जमा करवाना होगा। अगर मंत्री महंगा उपहार अपने पास रखना चाहता है तो उसे उपहार की वास्तविक कीमत से 5,000 रुपए घटाने के बाद बची राशि का ट्रेजरी में भुगतान करना होगा। मंत्री और उनके परिवार को जिसके साथ सरकारी लेन देन है उससे कीमती उपहार नहीं लेने चाहिए, ना ही कोई ऐसा कर्ज लेना चाहिए जिससे कर्तव्य प्रभावित हो। विदेश दौरे पर मिले प्रतीकात्मक उपहार जैसे सम्मान पत्र, प्रतीक चिन्ह या समारोह से जुड़े उपहार मंत्री रख सकेंगे, बाकी ट्रेजरी में जमा करवाने होंगे। मंत्री किसी भी संगठन से पुरस्कार लेने से पहले उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल करें। संस्था ठीक है तो पुरस्कार ले सकते हैं, लेकिन नकद धनराशि नहीं ली जानी चाहिए। पुरस्कार देने वाली संस्था विदेशी है तो सरकार से अनुमति लेनी होगी। योगी ने कोड ऑफ कंडक्ट की यही कॉपी मंत्री को दी थी। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत सभी निर्वाचित सदस्यों के लिए सार्वजनिक आचरण के मानक तय किए गए हैं। इसके अलावा साल 2009 में गृह मंत्रालय ने सभी राज्य के मंत्रियों के लिए एक आचार संहिता साझा की थी। इसमें मंत्रियों के लिए पुरस्कार, यात्रा, संपत्ति, परिवार के सदस्यों की भूमिका सहित हर पहलू से जुड़ी लक्ष्मण रेखा का जिक्र है। योगी के पहली बार मुख्यमंत्री बनने पर उन्होंने सभी मंत्रियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा उपलब्ध करवाने को कहा था। योगी ने खुद तो इसका पालन किया था, लेकिन उनके सभी मंत्री इसका पालन नहीं कर पाए थे। अब योगी दोबारा मुख्यमंत्री बन गए हैं तो ऐसे में उन्होंने एक बार फिर सभी मंत्रियों को संपत्ति व आचरण को लेकर पाठ पढ़ाया। इतना ही नहीं, इस बार उन्होंने लिखा पढ़ी में कोड ऑफ कंडक्ट की कॉपियां सभी मंत्रियों को थमा दी। शिवसेना लीडर संजय राउत ने प्रधानमंत्री पर बड़ा आरोप लगाया है। संजय राउत ने कहा कि गैर बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के प्रति प्रधानमंत्री का अलग रवैया है। इसके साथ ही संजय राउत ने आगे कहा कि ठीक है, जो भी हुआ है आप देख लेंगे। और क्या कुछ बोले, सुनते हैं। सभा है पुणे में, जिस तरह से विरोधी लगातार आक्रामक है, उसको लेके सभा का जवाब देने की बात ऐसी है, पुणे की सभा है, आप पुणे में जाकर बात करें, लेकिन जरूर जल्दी ही शिवसेना की सभा मुंबई में होने वाली है। मैं इतना ही कह सकता हूँ। हिंदी में देखिए, जो बिगर भाजपा शासित राज्य है उनके मुख्यमंत्री की एक वेदना है कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कर मार्गदर्शन किया है, वो तो कोरोना के बारे में जो स्थिति पैदा हुई है देश में, उस बारे में वो मीटिंग बुलाई थी, लेकिन वो पूरा ट्रैक चेंज हो गया
और एक तरफा डायलॉग हो गया, ऐसा ममता जी का कहना है। और जहां बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं है उनके बारे में प्रधानमंत्री जी का अलग रवैया, और जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में अलग रवैया। देश के प्रधानमंत्री की एक भूमिका एक राष्ट्र के लिए होनी चाहिए, और इसी कल नहीं दिखी। ऐसा कहना माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के उद्धव जी का है, ममता जी का है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी यही कहते हैं। तो ठीक है, अब जो हुआ है देख लेंगे। बीजेपी की तरफ से यूसुफ लकड़वाड़ा का कुछ फोटो ट्वीट किया गया है, जैसे शरद पवार के साथ फोटो। बात ऐसी है, मिस्टर लकड़ावाला उनके साथ किसके फोटो है ये सवाल नहीं है। सवाल वो नहीं है उसके साथ किसने आर्थिक व्यवहार और गैर व्यवहार किए हैं, ये सवाल उठाया है। उस बारे में बोलिए, किसके साथ किसके फोटो है, उससे क्या होगा? जो सवाल पूछा है उसका जवाब दीजिए। लेकिन बीजेपी के पास अगर ये नहीं होगा जवाब, तो ये फोटो निकालो, ये निकालो। किसी के साथ भी, ये मोबाइल के कैमरा के जमाना में किसका भी किसी के साथ फोटो आ सकता है, समझा? कौन बाजू में आकर खड़ा रहता है किसी शादी में, किसी समारोह में, कौन किसका फोटो निकालता है, उससे कोई मतलब नहीं। डीबी न्यूज में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए डीबी न्यूज।